मैंने लिखा कि जो मेरी लर्निंग्स, जो मेरे एक्सपीरियंसेस, जो मेरी गलतियाँ, जो मैंने सीखी हैं 25 साल में, शायद उसकी मैं मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं लाखों लोगों तक इसको पहुँचा सकूँ। अगर कोई भी काम की तरफ आप चलते रहो, तो रास्ता मिलता रहता है। आपको सिर्फ़ एक-एक करके एक-एक स्टेप बढ़ाना है और घबराना नहीं है। सबसे ज़्यादा जो आज तक मेरी हेल्प कर रही है, वो मसल हेल्प कर रही है कि घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है। चाहे मदद माँगते हुए, चाहे ये बोलते हुए कि ये नहीं आता। सब लोग ड्रीम की बात करते हैं, एक्शन की बात करते हैं और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन सर लोगों के बिना काम नहीं हो सकता। कोई भी कभी भी किसी समय काम आ सकता है। चाहे वो आप किसी के काम आए, चाहे कोई आपके काम आए। मैं तो सबसे ज़्यादा पीछे रहता हूँ इस चीज़ में कि आइए ज़बरदस्ती रिलेशनशिप बनाते हैं। आज जो मेरे साथ मेरी फर्स्ट टीम मेंबर्स रहे, वो आज भी मैं प्राइड लेता हूँ कि आज वो अपने आप में एक बहुत सक्सेसफुल बिज़नेसमैन हैं, जो मेरे साथ मेरी टीम के पहले 10 पीपल थे। आगे बढ़ते रहो, ना अपने आप को सफरिंग देके, ना किसी और को सफरिंग देके। मैंने अपने हर टर्निंग पॉइंट को एक चैप्टर बनाया है इसी तरीके। आपके में आइडिया अच्छा है और आपके में कैपेबिलिटी है करने के लिए और एक जज़्बा है, तो आज आपको रिसोर्सेज़ भी मिल जाते हैं। बिज़नेसमैन की लाइफ़ जो है ना, मैंने लिखा है लंबी, कठिन, अकेली और बहुत ही ऊँचाइयाँ और निचाइयाँ के थ्रू जाती है। बिज़नेस करना एक डिसीज़न सिर्फ़ पैसे कमाने का नहीं हो सकता है। बिज़नेस करना का डिसीज़न ना एक लाइफ़स्टाइल का डिसीज़न है। मेरा पर्पज़ ही उस दिन सॉल्व होएगा, जिस दिन ये ग्रास रूट लेवल को टच करे। आई थिंक कहीं न कहीं मेरे अंदर वो एक क्यूरियस एक्सप्लोरर है कि आज हम एआई के बिज़नेस बना रहे हैं, एआई के स्टार्टअप बना रहे हैं। मैं तो एक प्रोडक्ट हूँ ऑफ राइट टाइम राइट प्लेस, कि हमारा काम है दरवाजे नॉक करते रहें, मेहनत करते रहें। वो कौन-सा दरवाज़ा खुलेगा वो ऊपर वाले के हाथ में। मई के महीने में हरियाणा के एक गांव में एक लड़के को, जब वो बमुश्किल हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहा था, उसके पिता ने एक टास्क दिया और कहा कि तुम गांव जाओ और ये दीवार जो हमारी ज़मीन है उस पर एक दीवार खड़ी करो। उस लड़के को यह समझ में नहीं आया कि आखिर मेरे पिता ने दीवार बनाने की जिम्मेदारी, वह भी इतनी घनघोर गर्मी में, क्यों दी। क्या है यह कहानी और इस कहानी से मैं क्या कहना चाहता हूँ उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। मैं हूँ जयप्रकाश पांडे, आप देख रहे हैं साहित्य तक। यह शब्दरथी कार्यक्रम है और आज मेरे साथ अतिथि के रूप में मौजूद हैं मनीष विज जी। मनीष विज ही वह लड़के थे जिनको इनके पिताजी ने मई की गर्मियों में तपती धूप में दीवार बनाने की जिम्मेदारी दी थी। आपकी यह पुस्तक है ब्रिक बाय ब्रिक, ईंट दर ईंट। ईंट दर ईंट क्या है, वह मनीष विज से इनके जीवन के बारे में हम जानेंगे कि एक मध्यम वर्गीय परिवार के लड़के ने किस तरह से न केवल अपनी क्षमता से, अपनी सीखने की प्रवृत्ति से अपने साथ के बहुत सारे दोस्तों को पीछे छोड़ा, बल्कि एक एक करके ऐसी कंपनियां स्थापित की कि आज जो तपती गर्मी में पसीने से जूझ रहे थे, वह न केवल आर्कटिक जैसी जगहों पे जाते हैं, बल्कि ग्लाइडिंग और अपने जीवन की जो भी आप जिसको समझते हैं कि यह जीवन का उल्लास है, यह एंजॉय है, यह सुख है, यह एडवेंचर है, वह सब कुछ मनीष जी के जीवन में इनके पुरुषार्थ और उस सीख से आया। यह किताब जब मैं पढ़ रहा था तो इस किताब में अपने अनुभवों के साथ साथ मनीष विज ने हर चैप्टर के बाद क्या करना चाहिए यह भी लिखा है। क्यों करना चाहिए और कैसे होना चाहिए इसकी भी बात बताई है। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है साहित्य तक के स्टूडियो में। और मैं बधाई दूंगा आपको। सामान्य तौर पर लोग सफलता पाने के बाद कोशिश ये करते हैं कि मैं जहाँ पहुँचा हूँ उस यात्रा के बारे में लोग ना जाने, या अगर जाने भी तो दूसरा कौन क्या करता है उसका जीवन है।
आपने ये किताब इस रूप में क्यों लिखी, ब्रिक बाय ब्रिक, और यहीं से शुरू किया आपने? जयप्रकाश जी, पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को बुलाने का, समय देने का और बुक पढ़ने का। आपने ये समझा कि मैं आपके कार्यक्रम में आने लायक बनूं, और थैंक यू वेरी मच। मेरी जो जर्नी रही 25 साल की, उस जर्नी में बहुत से ऐसे लोग मेरी जर्नी में जुड़े। ऑफ कोर्स माँ बाप तो हर, और फैमिली तो हर किसी के साथ जुड़ती है, लेकिन नोन और अननोन ऐसे बहुत सारे लोग जुड़ते गए और मेरी लाइफ की डिग्रीज चेंज होती रहीं। मैं सब कहाँ जा रहा था और कहाँ जा गया और फिर कहाँ जा रहा हूँ, और आज भी मैं वो रास्ता चल रहा हूँ। तो ये जो ब्लेसिंग समझ लीजिए जो मिलती गई, मेरे को लगा कहीं ना कहीं, मेरे को ऐसा लगता था कि जब अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं बहुत, जब स्टार्टअप्स आते हैं मेरे पास बात करने के लिए, अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर्स आते हैं जिन्होंने बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो मैं उनको वही बात बताने की कोशिश बार बार करता था। तो मेरे को लगा कि क्या इसका एक ऐसा तरीका बने जिससे मैं अपनी बात हज़ारों लाखों लोगों तक पहुंचा सकूं। और बड़े टाइम सोचता रहा, लेकिन जिस दिन मेरा पर्पस क्लियर हो गया कि मेरे को ये क्यों लिखनी है और किसके लिए लिखनी है, उस दिन मैं बैठा पहाड़ों में एक जगह पे, और रख करके एक जगह है, मैं वहाँ गया, और शायद 3 से 4 घंटे के अंदर, क्योंकि जब दिमाग बिल्कुल क्लियर हो जाता है, तो मैंने लिखा कि जो मेरी लर्निंग्स, जो मेरे एक्सपीरियंसेस, जो मेरी गलतियाँ जो मैंने सीखी हैं 25 साल में, शायद उसकी मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं लाखों लोगों तक इसको पहुंचा सकूं, और ये मेरा मेन पर्पस रहा लिखने के लिए। मनीष जी, सामान्य तौर पर इस किताब को पढ़ने के दौरान मुझे लगता है ये, जैसे अभी हम आपके जीवन को जानें, मैं अपने दर्शकों को चाहूँगा कि आप अभी की अपनी पोजीशन बताएं। उससे पहले मैं बता दूं कि ऐसा कोई काम नहीं है जिस काम को मनीष विज ने अपनी पढ़ाई के दौरान भी ना किया हो। सामान्य तौर पर जिन चीज़ों को मतलब अगर किसी को कोई ऑफ़र मिले, अभी मान लीजिए मैं कोई काम कर रहा हूँ और मुझे कोई कहे कि आप साथ में ये काम भी कर लो, या मैं पढ़ाई करने गया हूँ और कोई कह दे कि ये काम ये अवसर है, तो आदमी उसको अनदेखा करता है। मनीष विज ने ऐसा नहीं किया, और इस तरह के कामों का कि मतलब ट्रक जाने से लेके और उनके नंबरिंग से लेके यहाँ से शुरुआत। मैं आज जो आप नए लड़के जो भी प्रबंधन के क्षेत्र में जा रहे हैं, व्यवसाय के क्षेत्र में जा रहे हैं, नए उद्यमी, नए कारोबार की तरफ, जिनको हम स्टार्टअप कहते हैं, जो लोग आपसे मदद मांगने आते हैं, आप इस स्थिति में कैसे बने? और कबाड़ी बाजार जिसकी बात आपने कही, और मीडिया की भी एक बड़ी भूमिका का जिक्र किया है, और मैं पढ़ते समय मेरे लिए तो बहुत रोचक इसलिए भी था कि किस तरह से सामान्य तौर पर कोई आदमी जाने से झिझकता है। मतलब अगर आज मुझे कहा जाए किसी मीडिया हाउस में बात करने को, तो मैं भी झिझकूंगा, जबकि 30 साल का मेरा इसी इंडस्ट्री का अनुभव है। आप बाहर थे, आप इन्हें, मैं शुरुआत का किस्सा जहाँ से आपने शुरू किया है वहाँ से चाहूँगा बताएं। तो सर, इंदौर में मैं पढ़ता था। दिल्ली का हूँ वैसे मैं, गोहाना मेरे गांव का नाम है। दिल्ली हम पढ़े लिखे सारा, फिर मैं उसके बाद इंदौर चला गया अपना MBA करने। और जैसे वो बोलते हैं ना, मदर इज़ द नेसेसिटी ऑफ एवरीथिंग। तो एक समय ऐसे आया जब आपने अपनी मस्ती करी, आपने अपना पढ़ाई किया, जो किया, समय ऐसा है कि अब तो जॉब लगने का समय आ गया है। जब जॉब लगने का समय आया तो मैं एक एकेडमिकली एवरेज स्टूडेंट रहा। आपने लिखा है इसमें। हाँ जी, एकेडमिकली, और उसके बाद जब मैं जॉब करने के लिए था, तो मेरे आगे मेरे टॉपर्स और मेरे आगे जो कलीग्स रहे वो रहे। तो मैं हमेशा ये सोचता था कि क्या तरीका ऐसा बने कि जिसमें शायद मेरे को उस समय एक अच्छी जगह पे, अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाए, क्योंकि ये कॉलेज के बाद अब क्या करें, अब तो मास्टर्स भी कर लिया, अब क्या करें। तो उस समय उस समय भी मेरे जो रूममेट और मेरे साथियों ने बात करते करते
इस इंटरनेट की जिक्र हुआ कि इंटरनेट करके एक नया, जैसे आज एआई बन रहा है, जी तो आप लगा लीजिए 25 साल पहले इंटरनेट की बात शुरू हुई। तो हमने यही सोचा कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में कुछ ऐसा करें कि जिससे हमारा रिज्यूमे सबसे अलग दिखे। और वो बिजनेस की स्टार्ट तो ऐसी हुई कि एक ऑब्जेक्टिव था इंटरव्यू में अव्वल आने का, और वो उस ऑब्जेक्टिव को लेते हुए बैकवर्ड गए और बिजनेस स्टार्ट किया। किसको पता था कि शायद मेरे को ही नहीं पता था कि मैं वो स्टेप ले रहा हूँ, जो मैं वो ईंट लगा रहा हूँ एक बिजनेस की, मैं आज तक एक सफल बिजनेसमैन बन पाऊंगा। बट वो स्टार्ट वहाँ से हुआ। और आई थिंक जो आपने बात बोली, मैं यही बोलना चाहूँगा कि जैसे आज एआई का ज़माना है, आज एआई वहाँ पर है जब लोग सोच नहीं सकते कि आगे क्या वर्ल्ड में होएगा। मैं टेक्नोलॉजी की खासकर बात कर रहा हूँ, और ये वैलिड है हर बिजनेस के लिए। उस समय क्या होता है, एंट्री पॉइंट्स बहुत आसान होते हैं। जब भी कोई नई चीज़ बन रही होती है, नया डिसरप्शन आ रहा होता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी में, चाहे किसी एक बिजनेस को अलग तरीके से करने के लिए, तो उस जगह पे और उस समय एक एंट्री पॉइंट एक यूथ को मिल जाता है, क्योंकि और वो एंट्री पॉइंट्स इजी होते हैं। तो शायद मैंने उस समय वो इंटरनेट का एक एंट्री पॉइंट लिया, और बस एक ही चीज़ जो सीखी, जो वो दीवार बनाते समय जो सीखी, वो ये सीखा कि अगर कोई भी काम की तरफ आप चलते रहो तो रास्ता मिलता रहता है। आपको सिर्फ एक एक करके एक एक स्टेप बढ़ाना है और घबराना नहीं है। तो आपको लोग मिलते रहते हैं जिनको आप जानते हैं चाहे नहीं जानते, जो आपका आपका रास्ता और आपके रास्ते में आपकी हेल्प करते रहते हैं। तो मीडिया का ऐसे ही हुआ, वेबसाइट बन गई। अब कहा कि इसको प्रमोट कैसे किया जाए, तो देखा कि टीवी पे लोग आते हैं, टीवी में न्यूज़पेपर में आते हैं, टीवी में आते हैं। ऐसे ही एक दिन उठ के सुबह चल दिए। तो आई थिंक वो जो सबसे ज़्यादा जो आज तक मेरी हेल्प कर रही है, वो मसल हेल्प कर रही है कि घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है, चाहे मदद मांगते हुए, चाहे ये बोलते हुए कि ये नहीं आता, तो लोग आपको मिलते जाते हैं और आपका सफ़र आगे चलता रहता है। तो वैसे ही एक एक दरवाजे खटखटाते गए, एक दरवाज़ा खुल गया, एक दरवाजे से दूसरा दरवाज़ा खुल गया, दूसरे दरवाजे से तीसरा दरवाज़ा खुल गया। आपने अपनी किताब में कुछ घटनाओं का जिक्र किया है। जिस दीवार की कहानी से मैंने अपनी बात शुरू की थी, उसमें आपने कुछ रोचक जिक्र किया है। जैसे आप गए, दीवार बनाई, दीवार तोड़ दी गई। तो ये ग्रामीण किस्सा था। फिर पूरी दीवार जब आपने बनवा ली तो आपको ये पता चला कि अब तो ये ज़मीन बेच दी जाएगी। करेक्ट। आप को उस घटना से बहुत उस समय आप एक तरह से नाराज भी हुए। करेक्ट। ठीक है। और फिर आप इसीलिए आपने इंट्रोडक्शन में एक शब्द का प्रयोग किया है जिसको डेयर हम कह सकते हैं, कि आपने कहा कि ड्रीम, एक्शन, रिलेशनशिप और एज, ये 4 शब्दों पर आपने जोर दिया है। मैं हमारे जो दर्शक हैं, मैं कहूँगा कि अगर आप युवा हैं और जीवन में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो किस तरह से सफलता, असफलता, अवसर और आपकी सोच आपके जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करती है, उसके लिए आप ये ब्रिक बाय ब्रिक पुस्तक खरीद कर पढ़ सकते हैं। पढ़ने के साथ साथ आप जान सकते हैं। एक तो मैं उस घटना के बारे में, उस समय की जो आपकी सोच है, और इस सोच ने जब आपको वो ज़मीन बेचने की बात आई तो आपके दिमाग में ये आया कि इसको बनवाया ही क्यों, और यही करना था तो गिरवाने मुझे भेजा क्यों। और फिर बाद में जब आप आते हैं और आप एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने जाते हैं, नौकरी करने के दौरान आपको कुछ दिनों बाद पता चलता है कि जो लिस्ट बनती है सफल उद्यमियों की, उसमें आपकी उस कंपनी का नाम है जिसकी चर्चा अभी आपने की कि हम लोगों ने तो सिर्फ रिज्यूमे को हाईवी करने के लिए कि हम टॉपर नहीं थे, तो हम दोस्तों ने मिलके एक शुरुआत की कि इंटरनेट शुरू हो रहा है, इसका इस्तेमाल किया जाए ताकि हमारा जो बायोडाटा है वो थोड़ा बल्कि हो जाए। लेकिन
अब वहीं पे आपको वो उस लिस्ट में नाम, और फिर उसके बाद आपने घटना का जिक्र किया है कि किस तरह से आपके उस समय के सीईओ ने आपको बुलाया या आपसे बातचीत की और उन्होंने कहा कि नहीं, तुम इस काम को करो, परसू करो। करेक्ट। ये जो रिलेशंस का जो आपने महत्व दिया है और जो डेयर में भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, हाँ जी। ड्रीम के साथ साथ एक्शन के साथ साथ रिलेशनशिप पर जो इतना महत्व दिया है, मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप उस एक किसी अनुभव के बारे में जिस संबंध ने, और आप जो बेझिझक हर जगह जाते रहे, मैं मीडिया का केवल नाम लिया, वो मीडिया में भी 2 बड़ी जगहों पे टाइम्स ऑफ इंडिया में बड़ी स्टोरी छपी थी आपकी सफलता की, उसके बाद फिर एनडीटीवी ने दिखाया था। करेक्ट। और ये वो दौर था जब हम और आप और मनीष जी की तरह से कोई बाहर का आदमी सोच भी नहीं सकता। और एक बार नहीं, मतलब असफल होने के बाद, ऐसा नहीं है कि पहली बार गए और तुरंत छप गया और सबने सुन लिया। मना करने के बाद भी चीज़ें किस तरह से होती है, मैं चाहूँगा उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को हमारे बताएं। रिलेशनशिप्स में सर, मैं बताना चाहता था लोगों को कि सब लोग ड्रीम की बात करते हैं, एक्शन की बात करते हैं, और वो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन सर लोगों के बिना काम नहीं हो सकता। लोग, वो चाहे आपके पार्टनर हो, को फाउंडर हो, चाहे आपकी टीम हो, चाहे आपके कॉलीग्स हों, चाहे आपके वेंडर्स हों, ये तो नोन लोग हैं, और ऐसे बहुत से अननोन लोग जो मेरे को लगता है कि हम ये सोचते हैं कि ठीक है, हमारा बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि भाई हम लोग एक एज अ फाउंडर, एज अ लीडर, हम एक्शन कर रहे हैं, हमने सबको आगे लेके चलना है, लेकिन बिना पॉजिटिव रिलेशनशिप्स इन सब लोगों के साथ, मेरे को लगता है कि आपकी शिप जो है आगे बढ़ ही नहीं सकती, क्योंकि हर किसी का एक अपना रोल है। कुछ रोल आपने दिए हुए हैं और कुछ ऊपर वाले ने रोल दिए हुए हैं आपके साथ आने के लिए, आपकी मदद करने के लिए, आपको लोगों की मदद करने के लिए शायद। और दूसरी बात है, इन रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना। कोई भी कभी भी किसी समय काम आ सकता है, चाहे वो आप किसी के काम आए, चाहे कोई आपके काम आए। और कई लोग सोचते हैं अच्छा रिलेशनशिप्स बनानी है तो चलिए हम नेटवर्क करते हैं। मैं तो सबसे ज़्यादा पीछे रहता हूँ इस चीज़ में कि आइए ज़बरदस्ती रिलेशनशिप बनाते हैं। मैंने इसमें बात करी है कि रिलेशनशिप्स, ट्रू रिलेशनशिप्स बनाने चाहिए, क्योंकि वो रिलेशन आपने इसलिए नहीं बनाए कि वो आपके उस समय ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप, जब आदमी नेटवर्क करता है तो एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप बनाता है। शायद मैंने इसमें मिस्टर आनंद, प्रवीण आनंद जी की बात करी है। मैं आज जब मैंने उनको बोला कि मैंने बुक लिखी है और मैंने उसके में आपका जिक्र किया है, तो वो इतने खुश हुए, क्योंकि शायद उन्होंने कभी मेरे साथ एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप, जब उन्होंने मेरी मदद करी तो उन्होंने कभी ये सोच के नहीं मदद की थी कि कभी मनीष बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो जाएगा तो वो बुक लिखेगा और वो मेरे इस पे करेगा या मेरे कहीं ये काम आ जाएगा। उस समय दैट रिलेशनशिप वाज मेड ऑन अ वेरी ट्रू फुटिंग, कि सच्चाई में एक रिलेशनशिप बनाया गया। ठीक है, एक आपका आदान प्रदान होता है, एक बीच में कॉमर्शियल आदान प्रदान कई रिलेशनशिप्स में रहता है, लेकिन फिर भी मेरे जो क्लाइंट्स रहे आज तक, वो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे साथ मेरी फर्स्ट टीम मेंबर्स रहे, वो आज भी मैं प्राइड लेता हूं कि आज वो अपने आप में एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। जो मेरे साथ मेरी टीम के पहले 10 पीपल थे, वो अपने आप में बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट रहा कि रिलेशनशिप जो रही ना हमारी, उसकी नींव बहुत ही सॉलिड रही। और इसमें मैंने एक बड़ा अच्छा किसी से सुना कि ना किसी को, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि हंग्री रहना बड़ा जरूरी है, तो आगे बढ़ते रहो, ना अपने आप को सफरिंग देके, ना किसी और को सफरिंग देके। और अगर आप इस सोच को रखते हैं तो आप लोगों से ट्रू रिलेशनशिप्स बनाए रखेंगे, और वो शायद दुनिया में कभी ना कभी आपके काम आए ना आए, या आपको सेटिस्फैक्शन देंगे कि आप उसके काम आए, या शायद
आपको वो कभी ना कभी काम आएंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर मेरे लिए। अगर मैं पूछूं कि आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था, तो आप क्या बताएंगे? जयप्रकाश जी, मेरे को ऐसा लगता है मेरे ना जीवन में टर्निंग पॉइंट्स आज भी चल रहे हैं। और वो जब मैं आपको बोलता हूँ ना वो डिग्री वाली चेंज की बात, अगर मैं कलकत्ता से निकला और दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ, थोड़ा सा डिग्री चेंज हुआ तो मैं बॉम्बे पहुंच जाऊंगा, थोड़ा सा डिग्री चेंज होएगा तो मैं बैंगलोर पहुंच जाऊंगा, थोड़ा सा डिग्री चेंज होएगा तो मैं चेन्नई पहुंच जाऊंगा। और ऐसे टर्निंग इवेंट्स ना सर, वो आदमी के लाइफ में हर समय कुछ कुछ टाइम बाद आते रहते हैं। तो कोई ऐसा कोई बड़ा नहीं रहा है, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि कौन सा ऐसा पॉइंट रहा जिस पॉइंट से मैं बड़े सारे टर्निंग पॉइंट्स रहे, तो मैं किसी एक को उठा नहीं पाऊंगा। शायद सबसे पहला कहूंगा तो मैं ये कहूंगा, और मैंने अपने हर टर्निंग पॉइंट को एक चैप्टर बनाया है इसी तरीके से। तो आप ये समझिए कि मेरे बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स रहे लाइफ में और आज भी चल रहे हैं। नहीं, आज का तो आपने जिक्र नहीं किया है क्योंकि आपने पे इट फॉरवर्ड पर छोड़ दिया है, करेक्ट। फ्लाइंग हाई और बिजनेस कार्ड पे छोड़ दिया है, हार्ड लेसन्स पे छोड़ा है। ये जो इसके पुस्तक की जो सब टाइटल्स है, जिसमें ये पुस्तक मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ब्रिक बाय ब्रिक जो है मनीष सुवेद जी के अपनी यात्रा की कहानी है। लेकिन वो यात्रा दरअसल कहानी की शक्ल में नहीं है, जो कुछ घट रहा था जीवन में उसको उन्होंने लिखा है और उससे क्या सबक लिया ये लिखा है। और अगर वैसी स्थितियां आपके सामने हों या ना हों, आप अगर उस तरह का स्वप्न देख रहे हैं, उस तरह का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए ये बात बताया है। जैसे मैं कहूँ कि जो पहला, अगर कबाड़ी बाजार एक वेबसाइट जिसका आपने उल्लेख किया, तो पहला शब्द है इसमें एक्शनेबल इनसाइट क्या है? स्टार्ट अर्ली, यहां से शुरू किया है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, रिलेशनशिप रन द वर्ल्ड, ये 3 मुख्य सूत्र हैं। ये जो एक जगह आपने ये भी उल्लेख किया है कि जब आप व्यवसाय में एक तरह से सफल हो रहे थे, ये जो वेंचर बार बार चेंज करने की जो कैपेसिटी आपके अंदर थी, वह कैसे आती थी? कबाड़ी बाजार, ट्रक वाला काम, नौकरी के साथ फिर वापस आना, उसके बाद फिर आपने एक बड़ी कंपनी में फिर से जुड़े, फिर अलग हुए। तो ये जो लगातार चलते रहने की प्रवृत्ति है, और जिसमें आपने घर का बहुत बड़ा उल्लेख किया है कि जब नौकरी, मतलब किसी लड़के को ये कह दिया जाए कि ठीक है तुम बहुत अच्छे हो यार, बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन तुम जो काम कर रहे थे वही काम करो, और एक तरफ तनख्वाह आ रही हो, दूसरी तरफ आपको कह दिया जाए। तो ऐसी स्थितियों में आज का जो युवा है, जिसके सामने मुझे लगता है कि सबसे बड़ी समस्या, चाहे कहीं भी पढ़ रहे हो, अभी हम लोगों ने पिछले दिनों बात की कि बाजार की जो स्थिति है उसमें जो लोग IIM से पास आउट कर रहे हैं उनके सामने भी एक संकट है। तो एक तरफ तो बहुत एक्स्ट्रा जो टैलेंटेड लोग हैं, ठीक है, वो जीवन में कहीं भी पहुंच जाते हैं, लेकिन जिनके लिए आपने किताब लिखी है और जो आप अपनी कहानी से लोगों को बताना चाहते हैं कि मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का भी अब सपने देख सकता है, और उस सपने के लिए सही दिशा में अगर प्रयास करे और चीज़ें सारी ईंट दर ईंट का मतलब यही है कि आपको हर ईंट रखते समय आपको ये ध्यान रखना है कि गारा कितना होगा, सीमेंट कितना होगा, सही समय पर रख रहे हैं कि नहीं, उसकी पानी दे रहे हैं कि नहीं, सिंचाई दे रहे हैं। ये केवल कहने की बात नहीं है, आप अगर इसको बहुत ध्यान से सोचोगे तो सुनने में बहुत आसान है, करने में उतना ही आपको मेहनत, उतना ही ध्यान, उतना ही कठिनाई। तो आप अभी का युवा क्या क्या करे, उसके सामने क्या विकल्प है, और आपके सामने कौन से लोग आते हैं, वो अपनी बातें कैसे रखते हैं, जिनके चलते आपने ये किताब लिखी? बिल्कुल जयप्रकाश जी, इसमें मेरे को आज इतनी खुशी होती है जब हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे स्टार्टअप इंडिया
को लेके आज इंडिया में आप ये लगाइए कि हम लोग दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहे हैं, और उसमें स्टार्टअप जो कर रहे हैं लोग, और स्टार्टअप से मैं सिर्फ टेक्नोलॉजी स्टार्टअप की बात नहीं करूँगा, स्टार्टअप अपने आप में एक बिजनेसमैन, चाहे वो एक छोटी फैक्ट्री बना रहा हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी का काम कर रहा हो, कुछ हो। ये समय एक ऐसा समय है कि जब इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे आसपास हैं, अ, चाहे वो एक छोटा सा व्यवसाय करने के लिए, चाहे आज आप ज़ोमैटो और स्विगी ने एक क्लाउड किचन खोलने का अपॉर्चुनिटी दे दी, चाहे एक यूट्यूब ने कंटेंट क्रिएटर करने की अपॉर्चुनिटी दे दी, चाहे आज अगर वेस्ट मैनेजमेंट हो रहा है तो एक छोटे शहर में और छोटे गांव में वेस्ट मैनेजमेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिल गई है। ऐसे ऐसे हज़ारों आइडियाज़ हैं। आज आपको सिर्फ सही राह पे सही लोगों के साथ अगर आप बातचीत करें, सही कंटेंट पढ़ें, अपना समय और अपना पर्पस को क्लियर कर लें कि मैं एम्प्लॉयमेंट ना लेके मैं एम्प्लॉयमेंट दूंगा, तो और चाहे वो छोटा सा काम हो स्टार्ट करने के लिए, आई थिंक इंडिया में इस समय बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पता है क्या हो गया है, हमारे टाइम पे जब हम लोगों ने बिजनेस किया था तो कैपिटल बहुत मुश्किल से मिलती थी। आज के समय में कैपिटल जो मैंने जब अपने पहले बिजनेसेस आइडियाज़ बनाए तो मेरे को हमेशा होता था कि इसमें इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी, लेकिन आज का इंडिया जो है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए भी लोग तैयार हैं, क्योंकि लोगों को लगता है शार्क टैंक ने इतना बड़ा रोल प्ले किया, मीडिया ने इतना बड़ा रोल प्ले किया लोगों को बताने के लिए कि इन्वेस्टर भी होते हैं, इन्वेस्टमेंट भी आती है। तो चाहे अगर आपको कुछ लाख रुपए चाहिए हो, कुछ करोड़ चाहिए हो, कुछ मिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए हो, हर तरीके से आज कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए इन्वेस्टर्स और एचएनआई समुदाय खड़ा हुआ है कि अगर आपके में आइडिया अच्छा है और आपके में कैपेबिलिटी है करने के लिए और एक जज्बा है, तो आज आपको रिसोर्सेज भी मिल जाते हैं, जो शायद आज से 15-20 साल पहले नहीं होता था। तो क्या इंडिया सही समय पे चल रहा है? हमारी गवर्नमेंट का ध्यान है स्टार्टअप इंडिया को बढ़ाने का, और लास्टली कैपिटल भी आसानी से अवेलेबल है। आसानी से मतलब कैपिटल भी अवेलेबल है, आसान तो कुछ नहीं होता है, वो आपको मेहनत हर चीज़ के लिए करनी पड़ेगी, लेकिन ये अवेलेबल है। तो अब सिर्फ क्या चाहिए? ड्रीम चाहिए कि मैंने एम्प्लॉयमेंट नहीं लेनी, मैंने एम्प्लॉयमेंट देनी है, उसके बाद एक्शन करना है। और मैंने एक फ्रेमवर्क दिया है इसमें DDD का, ड्रीम, डील, डील उसके लिए जिसने इन्वेस्ट करना है, और उसके बाद डेयर, कि आपके पास जज्बा होना चाहिए करने का। बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। आपने अभी कहा एक वाक्य के आखिरी में कि आसान नहीं है। हाँ। एक चैप्टर इसमें है हार्ड लेसन्स, उसके बारे में बताएं, क्योंकि सब कुछ अच्छा चल रहा है तब तो किसी को कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, अच्छा चलता ही नहीं सर। मेरे हिसाब से एक बिजनेसमैन की लाइफ जो है ना, मैंने लिखा है लंबी, कठिन, अकेली और बहुत ही ऊंचाइयां और निचाइयां के थ्रू जाती है, और निचाई शायद ज्यादा जाती है, ऊंचाई कम जाती है। तो ये अपने आप में ना, मैं कई बार बोलता हूं, बिजनेस करना एक डिसीजन सिर्फ पैसे कमाने का नहीं हो सकता है। बिजनेस करना का डिसीजन ना एक लाइफस्टाइल का डिसीजन है, कि मैं ऐसा करना चाहता हूं, मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूं या चाहती हूं, मेरे को ये बिजनेस करना अच्छा लगता है, मैं एम्प्लॉयमेंट देते हुए मेरे को अच्छा लगता है। क्योंकि जब आदमी निचाइयों के थ्रू जाता है ना, वो बहुत कठिन समय रहता है। तो उस समय सिर्फ आपका एम, आपका पर्पस, आपका ड्रीम ही साथ रहता है। तो इसलिए मेरे को ऐसा लगता है, मैं आपको रोका बीच में, पर कि कठिनाइयां जो हैं वो तो शायद हमेशा साथ चलने वाली हैं। मैंने आज कल सुबह मंडे मॉर्निंग एक मीटिंग करी, और मैं आज अब एक मंडे मॉर्निंग मीटिंग में, मैं उस पहले 2 घंटे में मैंने एक मीटिंग करी, और मैंने कहा अरे यार, एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने आ गया। तो चैलेंजेस तो सर अब रोड पे चलेंगे तो मिलते ही रहेंगे। आपने अपने को
बहुत सारे व्यवसायों में लगाया। अब आप जब खुद एक तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं, जो भी नए स्टार्टअप हैं, अगर मदद करने आता है, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप उनका चुनाव कैसे करते हैं? आपके पास कोई प्रपोजल लेके आता है कि हमारी मदद करिए, मान लीजिए, तो आप उसकी मदद कैसे करते हैं? और इस समय जो आपका जो वेंचर है, वह क्या कुछ करता है? तो सर मैं स्माइल ग्रुप में मैनेजिंग पार्टनर हूँ। हम लोग हमें और मेरे पार्टनर को एंटरप्रेन्योरशिप से बहुत लगाव है। हमने अपना मिशन बनाया हुआ है, फाउंडर्स स्केलिंग फाउंडर्स। मतलब हम खुद फाउंडर्स हैं और हमने और फाउंडर्स को स्केल करना है। तो हम जो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है टेक्नोलॉजी फर्स्ट बिजनेसेस का, हम उन बिजनेसेस में उन एंटरप्रेन्योर्स को हम उनके साथ काम करते हैं। हम उनके साथ पार्टनर करते हैं। इन्वेस्टमेंट तो एक चीज़ है, हम उनके साथ मिलके एक ही ऑफिस से कंपनीज बनाते हैं, जिसमें हम अब यंग फाउंडर्स के साथ मिलके वो काम करते हैं। जब एक समय था जब हम 20-25 साल के थे, जब हमने डिसरप्शन करी, लेकिन आज भी वो करने का मन है। तो माइंडसेट आज भी एंटरप्रेन्योरशिप का है, लेकिन अब हम समझ लीजिए कि हम जो यंग फाउंडर्स के साथ पार्टनर करके कंपनीज बनाते हैं। उसको किसी तरीके से लोग इन्वेस्टर भी बोलते हैं, बट ये एक इन्वेस्टर की एक क्लास है, वेंचर बिल्डिंग, कि हम साथ लग के आपके साथ जुड़ के हम ये बनाते हैं। चुनाव करने का तो सर मैं बताता हूँ कि मैं आज भी गलतियाँ कर रहा हूँ। मैं ऐसे बहुत एंटरप्रेन्योर्स शायद मेरे सामने आए और मैंने डिसीजन लिया, नहीं किया उनके साथ पार्टनर, और आज वो बहुत ही बड़े बन गए। तो आई थिंक हमारा बिजनेस है, हम बहुत सारी गलतियाँ करेंगे, लेकिन अगर हमने कुछ भी थोड़ी भी अच्छे डिसीजंस ले लिए तो हम अच्छे बिजनेसेस बना लेंगे। तो गलतियां तो हम करेंगे लेकिन हमें गलतियों से डरना नहीं है, लेकिन कुछ थोड़े से अच्छे डिसीजंस ले लेंगे ना, तो ही बहुत बड़े बिजनेसेस बन जाएंगे। चलिए, हम लोगों ने आपकी किताब पे बहुत सारी बातें की। ये किताब हिंदी में कब आएगी, या हिंदी के लोगों के लिए ये किताब नहीं है? बहुत जयप्रकाश जी, बहुत ही अच्छा आपने मेरे दिल का सवाल पूछ लिया। जब ये मैं किताब लिखने लगा ना, तो मैंने ये किताब लिखी है अपने आप के लिए 25 साल पहले मनीष विज के लिए। 25 साल 30 साल पहले वाला मनीष विज को जितनी इंग्लिश आती थी, और तो जब आया पहले बन के, एडिटर ने लिखा और उन्होंने बड़े बड़े इंग्लिश वर्ड्स वगैरह डाले, मैंने कहा इसमें से वो सब वर्ड्स निकाल दीजिए, क्योंकि ये मैं बुक लिख रहा हूँ एक नॉन बुक रीडर के लिए। मैं ये बुक लिख रहा हूँ अपने आप के लिए, जो मैं 30 साल पहले जितनी मेरे को इंग्लिश आती थी उतने के लिए। तो पहला स्टेप तो मैंने ये लिया कि मैंने ये बुक इतनी सिंपल तरीके से लिखी है, इतनी सिंपल इंग्लिश में लिखी है कि शायद ये बहुत मास रीच रहे। लेकिन सर मराठी में ऑलरेडी ये बुक आ रही है, हिंदी में बहुत जल्दी मैं चाहता हूँ आए, और इसकी एक ऑडियो बुक भी बन रही है। तो मेरा पर्पज़ ही उस दिन सॉल्व होएगा जिस दिन ये ग्रास रूट लेवल को टच करे। एक इंदौर में बैठे हुए मनीष विज को, जो एक टियर 2 और टियर 3 कॉलेज में बैठा हुआ है लेकिन सपने बड़े हैं, वो वहां तक ये बुक पहुंचे, या इस बुक का जो कंटेंट है वहां तक पहुंचे। यही मेरा पर्पज़ है, यही मेरा सपना है, और यही गिविंग बैक है मेरे लिए। तो आई एम श्योर बहुत जल्दी हिंदी में भी इसका अनुवाद होना चाहिए। अब मैं आपकी आखिरी सवाल मैं करूँगा, आपकी अपनी हॉबीज़ पे जो आप लगातार जिसकी बात मैंने किया था, और बिजनेस के अलावा जो एडवेंचरर आपकी स्किल्स हैं, वो क्या क्या हैं, वो बताइए। थोड़ा सा सक्सेस आने के बाद आदमी को लगता है, हर आदमी में अपनी इच्छाएं रहती हैं, और आई थिंक ये एक पर्क है एक बिजनेसमैन का, कि वो अपना उस फ्रीडम एक बहुत बड़ा पर्क है एक बिजनेसमैन का शायद। और सक्सेसफुल बिजनेसमैन जब रहता है तो वो शायद वो डिसीजंस अपने खुद ले सकता है। आई थिंक ये सबसे बड़ा पर्क है मेरे ख्याल से। तो मेरे अंदर एक
एक एक्सप्लोरर है कहीं ना कहीं। और आई थिंक शायद मैं अपने बिजनेस में भी वही, जो आपने एक बीच में बात बोली कि मैं अलग अलग व्यवसाय करता रहा, तो आई थिंक कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो एक क्यूरियस एक्सप्लोरर है कि आज हम एआई के बिजनेस बना रहे हैं, एआई के स्टार्टअप बना रहे हैं। क्योंकि तो वो एक्सप्लोरर एक तो बिजनेस में हो गया, एक अपनी पर्सनल हॉबी में। मेरे को लगता है कि जब आदमी दुनिया में आया है तो अलग अलग तरीके के कल्चर, अलग अलग तरीके की जगहें, अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंसेस लेने का मेरे को बहुत शौक है। तो इसी शौक की वजह से हम आइसलैंड में हमने एक ट्रिप किया, जिसकी वजह से हमारे को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स भी मिला। मैं अंटार्कटिका होकर आया, और जॉर्डन में ड्राइव करी हम लोगों ने, एक्सप्लोरेशन करी। तो कहीं ना कहीं मेरा अंदर से एक मन, एक मेरे को लगता है अंदर कहीं मेरे एक एक्सप्लोरर बैठा हुआ है जो बिजनेस में भी और अपनी निजी जिंदगी में भी एक्सप्लोर करता जा रहा है। आपने अपने बच्चों को बहुत ढंग से याद किया है किताब में। परिवार को भी, परिवार के महत्व को आपने कहीं भी भूले नहीं हैं। दूसरा, आपने डेस्टिनी को बहुत अच्छे ढंग से याद किया है। मैं चाहूँगा कि इस नोट पे कि हमारे युवा, जो सामान्य तौर पर युवा और जो भी हमारे दर्शक हैं, सफलता पाने के बाद लोग उन्हीं को भुलाने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि जो कुछ भी हमने अचीव किया, अपने पुरुषार्थ से किया है, अपने ज्ञान से किया, अपनी बौद्धिकता से किया, अपनी मेहनत से किया है। लेकिन आपने किताब के हर चैप्टर में कहीं न कहीं ये बात आई है, जिनमें संबंध, परिवार और नियति, जिसको ईश्वर और उसको श्रेय दिया है। मैं चाहूँगा कि जो हमारे दर्शक हैं, उनको इस बिंदु पर आप कोई संदेश देते हुए हमारी बात पूरी हो। सर, वो जो आपने डेयर फ्रेमवर्क की बात करी, DARE, ड्रीम, एक्शन, रिलेशनशिप्स, और जो ई है ना, बहुत महत्व रखता है। ई एज जो आपको शायद कहीं ना कहीं एक आप कुछ भी कह लीजिए, उसको भगवान कह लीजिए, ब्लेसिंग्स कह लीजिए, वो कहीं ना कहीं से आती है, वो एज आपको मिल जाता है। मैं तो एक प्रोडक्ट हूँ ऑफ राइट टाइम राइट प्लेस। इसमें कोई ह्यूमिलिटी वाली बात नहीं है। आई थिंक बहुत लोग एक मेहनत करते हैं, बहुत लोग एक रास्ते पे चलते हैं, ड्रीम रखते हैं, एक्शन रखते हैं, रिलेशनशिप भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर एक आदमी वो लाइन क्रॉस कर जाता है, एक आदमी लाइन क्रॉस नहीं कर पाता है, उसमें मेरे को कहीं ना कहीं लगता है ब्लेसिंग्स का बहुत रोल है। आपको उस जगह पे, उस समय पे, उस टाइम पे रखना। ऑफ कोर्स वो समय कब किसका आएगा मेरे को पता नहीं, किसी का बहुत जल्दी आ जाता है, और कोई डेयर करता रहे तो शायद सालों भर बाद आए, लेकिन आता जरूर है। इतना मैं जरूर करता रहूंगा कि हमारा काम है दरवाजे नॉक करते रहें, मेहनत करते रहें। वो कौन सा दरवाजा खुलेगा वो ऊपर वाले के हाथ में। तो क्योंकि मैं भी एक प्रोडक्ट हूँ राइट टाइम राइट प्लेस का, इसलिए मेरे को लगता है सेरेंडिपिटी, ब्लेसिंग्स, जिसकी वजह से आपको चाहे लोग मिल जाते हैं, चाहे आप उस समय होते हैं, वो बहुत ही मायने रखता है। तो इसलिए वो डेयर फ्रेमवर्क में जो ई है, वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है। और शायद मैं इसलिए रिलेशनशिप्स को तवज्जो देता हूँ कि अगर आप किसी के लिए नॉन ट्रांजैक्शनल दिल से हेल्पफुल नेचर में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं पीछे से जो किसी की ब्लेसिंग लगती है, चाहे आपकी परिवार की, आपके दोस्तों की, आपके जिनसे भी आप मिलें, तो वो आपको एज देता रहता है कि आपको सही जगह पे, सही ढंग पे रखे। ये इसको ही किस्मत बोलते हैं। वो किस्मत किसकी कब खुलती है, कितनी बड़ी खुलती है, वो पता नहीं, लेकिन अपना फर्ज निभाते रहें ऑफ डूइंग द DAR, ई ऊपर वाला दे ही देता है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि ब्रिक बाय ब्रिक मनीष विज जी की इस किताब को, जो अंग्रेजी में तो है ही, मराठी में भी आ रही है, हिंदी में भी आ रही है, और जैसा कि आपने बातचीत में कहा, इसकी अंग्रेजी ऐसी नहीं है। मैं भी पढ़ गया और समझ गया, बनारस में हुआ पैदा हुआ। तो आप इस पुस्तक को भी खरीद कर पढ़ सकते हैं। आपको पूरी तरह से समझ में आएगी। 599 रुपये इसका मूल्य है।
599 पेंगुइन रैंडम हाउस ने इसको प्रकाशित किया है। सारे डिजिटल फोरम पे ये उपलब्ध है किताब। और अगर आप अपनी ही भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो भी इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन ये किताब पढ़ने के साथ साथ आपको जो जीवन में जिन 4 मूल्यों की बात कही गई है वह अगर करें, और अगर ज़रूरत पड़े तो मनीष जी से संपर्क करें सीधे। बहुत बहुत आभार आपका साहित्य थैंक यू तक वेरी पहुंचने वेरी में। मच जयप्रकाश, थैंक यू वेरी मच।